नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वीडियो को देखकर लोग अचरज में जरूर हैं कि जज के घर में इस तरह से नोट, इस स्टोर में नोट आया कहां से, कौन लेकर आया, कितना लेकर आया, ये सब जांच से तुरंत सामने आना ही चाहिए। इन सब की जांच भी हो रही है। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा ने किस किस से बात की, इन सब की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दस्तावेजों में यह नहीं बताया है कि नोटों से भरी कितनी बोरियां बरामद हुई हैं, कितने नोट मिले हैं, कितने जले हुए नोट मिले हैं और कितने सही सलामत नोट मिले हैं। अब यह सवाल इलाहाबाद बार एसोसिएशन से भी पूछा जाए कि 15 करोड़ रुपए होने की बात उन्हें कहां से पता चली। यह भी जांच का विषय होगा कि घर में आग नहीं लगी, लेकिन कैंपस के इस स्टोर में आग लगी, कैसे लगी। क्या आपको इस वीडियो में साफ साफ नोट दिखाई दे रहे हैं? ये नोट असली हैं या नकली, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसी ने यह नहीं पूछा कि नोट जलने का वीडियो दिखाया जा रहा है, वहां से पुलिस ने कितने नोट बरामद किए, यहां से उठाकर नोट कहां रखे गए, कहां जमा कराए गए, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, इसकी जानकारी हिंदी में लिखे पुलिस नोट में नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हर जगह यही बात आती है कि उन्हें नोट जलने का वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो की लाइटिंग पर गौर कीजिए। क्या यह खराब या कमजोर नहीं है? आग बुझाने गई टीम के पास क्या कमजोर टॉर्च था? रोशनी की बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती थी? फोन में या फोन के वीडियो में पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी? इस तरह से क्यों नहीं दिखाया गया ताकि पूरा कमरा नजर आए, जबकि वीडियो में एक फोन भी दिखाई देता है? हमारा सवाल है कि यही एकमात्र क्लिप है या कई फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, कुछ क्लिप जारी नहीं किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 बोरी नोट बरामद हुए हैं, लेकिन 3 बोरी की बात तो सुप्रीम कोर्ट के किसी दस्तावेज में नहीं है और ना इस वीडियो से साफ होता है कि यहां 3 बोरियां हैं और 3 बोरियों में नोट मिले हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3-4 अधजली बोरियां मिली हैं, तो उनका वीडियो कहां है? क्या उन अधजली बोरियों का वीडियो बनवाकर एक साथ अपलोड नहीं किया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 सवाल के जवाब जस्टिस वर्मा से मांगे थे। पहला सवाल यह कि आपके बंगले के कमरे में नोट मिला, इस पर आपका क्या कहना है? एक दूसरा सवाल था जो नोट मिला उसका सोर्स क्या है? तीसरा सवाल है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने 15 मार्च की सुबह उस कमरे से पैसा हटाया। अब जांच हो रही है तो सारी बातें सामने आ जानी चाहिए। जस्टिस वर्मा यही कहते हैं कि पूरी तरह से गलत है, उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उस कमरे में पैसा नहीं रखा। वह कमरा उनके घर के कैंपस का एक स्टोर रूम है। कोई स्टोर रूम में नोट क्यों रखेगा? परिवार के किसी भी सदस्य या स्टाफ ने नोट मिलने की बात नहीं कही है। उन्हें क्यों नहीं पता चला कि नोट मिला है? ना उन्हें दिखाया गया, ना ही किसी ने उन जले हुए नोटों को ले जाते हुए देखा। जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में लिखा है कि जब उन्हें वीडियो दिखाया गया तो हैरान रह गए, उन्हें समझ आ गया कि बदनाम करने की साजिश है। इसी पत्र में जस्टिस वर्मा लिखते हैं कि यह जो घटना है वो पीछे की कई घटनाओं से जुड़ती है। दिसंबर 2024 में उन्हें सोशल मीडिया में बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें चलाई गई, जिसकी जानकारी उन्होंने चीफ जस्टिस को दी थी, ये पत्र में लिखा है। जस्टिस वर्मा ने यह भी लिखा है कि जिस कमरे में आग लगी, पुलिस और फायर विभाग के लोग जाते वक्त बताकर नहीं गए कि वहां से नोट बरामद हुआ है और ना हमने जाकर वहां देखा कि नोट मिला है। मेरे स्टाफ को जले हुए नोट के अवशेष तक नहीं दिखाए गए। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस कमरे में नोट मिलने की बात कही जा रही है, यह कमरा मेरे घर से थोड़ा अलग है। यह स्टोर रूम है जहां कबाड़ का सामान है, इसमें CPWD का सामान रहता है, ताला बंद नहीं रहता, कोई भी इस कमरे में आ जा सकता है। मेरे निवास और इस कमरे के बीच में एक दीवार भी है, तो यह पूरी तरह से अलग है। इसमें कोई भी जा सकता है, तो ऐसी जगह पर कोई नोट क्यों रखेगा? जहां पर मैं और मेरा परिवार निवास करते हैं, उस हिस्से से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि कमरे को लॉक नहीं किया जाता था और जलने के बाद जो सामान बचाने लायक था उसे उनके स्टाफ ने अलग निकाल लिया और वो अभी भी उनके घर के कैंपस में मौजूद है।
इसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में अलग तरह से लिखा गया है कि इस कमरे को लॉक रखा जाता था और आग लगने के बाद गार्ड की मौजूदगी में जले हुए और बचे हुए सामान को बाहर निकाला गया। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज़ 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी वीडियो की शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर जानकारी लेकर आए हैं और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इस पूरे मामले के धागे एक एक करके रख दिए हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं और स्किप करके न देखें। साथ ही इस वीडियो को अपने परिचितों और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना न भूलें। चीफ जस्टिस के पत्र में उनके रजिस्ट्रार कम सचिव का एक बयान भी है। इसमें वे बताते हैं कि आग लगने की घटना की अगली रात यानी 15 मार्च की रात वे मौके के जायजे के लिए जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे। ऐसा करने का आदेश उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही दिया। रजिस्ट्रार लिखते हैं कि मुझे बताया गया कि कमरे को खुला रखा जाता था और कोई भी इसमें आ जा सकता था। मैंने देखा कि कमरे में काफी अंधेरा था। हमने अपने फोनों की रोशनी में कमरे का जायजा लिया और देखा कि कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी हैं और उनमें दरारें आ गई हैं। कमरे की छत से कुछ लटक रहा था और कमरे में इधर उधर जला सामान पड़ा हुआ था। नोटों के जलने का वीडियो जितना गंभीर है उतना ही गंभीर है जस्टिस वर्मा और चीफ जस्टिस का जवाब। अगर आप जस्टिस वर्मा के जवाब की नजर से देखें तो यह मामला काफी सीरियस लगता है। क्या हाईकोर्ट के किसी जज को इस तरह से फंसाया जा सकता है? इस वक्त कुछ भी साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है। नोटों का यह वीडियो केवल कमरे का है। क्या इस नोटों की राख को या कथित रूप से आग लगने के बाद निकाली जा रही बोरियों का वीडियो नहीं होना चाहिए? यानी जब इस कमरे से निकालकर ले जाया जा रहा होगा तो क्या उसका वीडियो नहीं होगा? क्या ऐसा भी कोई वीडियो है? किसी जज के घर से नोट मिलेगा तो उसकी सही तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए था जिससे स्थापित हो जाए कि यह कमरा जज के आवास का ही हिस्सा है? क्या इस घटना से जुड़े और भी वीडियो हैं जो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं? अब सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस वर्मा के घर का भी वीडियो जारी करना चाहिए ताकि जनता देख सके कि उनके घर और स्टोर वाले कमरे के बीच कोई दीवार थी या नहीं। क्या वहां कोई भी आ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह ने एक संपादकीय ट्वीट किया है। यह संपादकीय लीफलेट नामक वेबसाइट पर लिखा गया है। इसमें 10 सवाल उठाए गए हैं। अगर कोई नकदी थी तो वह कब और किसके द्वारा स्टोर में लाकर रखी गई? यह नकदी किसकी है? दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के तहत आगजनी का मामला क्यों दर्ज नहीं किया, जिससे यह पता चल सके कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी या किसी शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटना के चलते लगी थी? 15 मार्च 2025 की सुबह अगर कोई जले हुए नोट या सामग्री थे तो उन्हें किसने हटाया? अगर नोट बरामद हुए तो उन्हें जस्टिस वर्मा के परिवारजनों को क्यों नहीं दिखाया गया जैसा उनका दावा है? बरामद किए गए जले हुए नोट कहां हैं? क्या उन्हें जब्त किया गया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है? स्टोर हाउस में प्रवेश और निकास के सीसीटीवी फुटेज कहां है? जब से जस्टिस वर्मा के घर के कैंपस में स्टोर से नोटों के जलने का वीडियो सामने आया है, यह सवाल उठ रहा है कि सरकार इस न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के अवसर के रूप में देख रही है। कोलेजियम को लेकर बहस चलाई जा रही है कि जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, पारदर्शिता नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार है। इस पर फिर से बहस की जरूरत है। ऐसा कुछ अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने अलग अलग तरीके से कहा है कि कोलेजियम ठीक नहीं। नोटों के बंडल मिलने के बहाने क्या न्यायपालिका में दखल देने की भी तैयारी है? इसमें वे सत्ता पक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष से मिल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एनजीएसी की वकालत करने लग जाते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक करार दिया था। क्या यह बहस इसलिए चलाई जा रही है ताकि न्यायपालिका की जो भी स्वतंत्रता जिस भी रूप में है उस पर धावा बोला जा सके? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का बचा हुआ कार्यकाल और उनके बाद होने वाले चीफ जस्टिस का कार्यकाल इस बहस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
न्यायपालिका की समस्याओं पर सरकार चिंतित है। सरकार के राजनीतिक समर्थक चिंतित हैं। इस चिंता की भी अपनी राजनीति है। आपको याद है, अभिजीत गांगुली ने कोलकाता हाईकोर्ट से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत भी गए। तब किसी ने नहीं कहा कॉलेजियम को लेकर बहस करने की जरूरत है। कोलकाता हाईकोर्ट के एक और जज चित्तरंजन दास ने अपने रिटायरमेंट के भाषण में कहा, उनके व्यक्तित्व को ढालने में आरएसएस का रोल रहा है। मैं संघ के प्रति कृतज्ञ रहा हूं। 37 साल दूर रहा, मगर अपने इस रिश्ते के कारण मैंने अपने कार्यकाल में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मगर जस्टिस दास ने यह भी कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और आरएसएस का सदस्य हूं। तब तो किसी ने नहीं कहा कि कॉलेजियम की प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसे बदलने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही जस्टिस वर्मा के घर कैंपस में नोट मिलने की खबर आई, यह बहस चलाने की कोशिश की जा रही है कि कॉलेजियम को बदलना होगा, जाना होगा। कॉलेजियम का सवाल अलग है, जरूरी सवाल है, लेकिन यह सवाल इस वक्त क्यों फिर से उठाया जा रहा है? क्या जस्टिस वर्मा के बहाने कुछ और किया जाना है? इतना संदेह तो किया ही जा सकता है। जब जस्टिस अभिजीत गांगुली इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, तब उनके फैसलों की समीक्षा छपने लगी। जस्टिस गांगुली ने पद पर रहते हुए 14 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए। ये सारे मामले ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ थे। उनके फैसले के कारण 4 विधायक जेल गए। अब वही जज किसी और पार्टी का दामन थामकर उस सरकार पर उन्हीं मामलों को लेकर राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो क्या बच जाएगा? क्या इस तरह न्यायपालिका की छवि को दांव पर लगने दिया जा सकता है? तब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस क्यों नहीं छेड़ी गई और ऐसे जजों को बीजेपी में शामिल कराकर तुरंत टिकट क्यों दिया गया? न्यायपालिका को लेकर बहस क्यों नहीं होती जब राम मंदिर के उद्घाटन में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए कई चीफ जस्टिस और जज भी जाते हैं? जब राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वालों में से एक तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, तब न्यायपालिका को लेकर बहस क्यों नहीं होती? जब गणेश उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच जाते हैं, तब न्यायपालिका को लेकर क्यों नहीं बहस होती? अपनी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जस्टिस खानविलकर 241 याचिकाएं खारिज करते हुए पीएमएलए केस में बेल को और मुश्किल कर देते हैं। रिटायर होते ही उन्हें लोकपाल बना दिया जाता है। इन मामलों को लेकर सरकारी पक्ष तब क्यों नहीं बहस करता, क्यों नहीं चिंता जताता कि न्यायपालिका की निष्पक्षता बहुत जरूरी है? जब भी न्यायपालिका को लेकर सरकारी पक्ष की तरफ से बहस चलाई जाती है, आपको देखना चाहिए कि कब बहस चलाई जा रही है, निशाना क्या है। क्या वाकई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सरकार विगत सरकारों की तुलना में कुछ ज्यादा सक्रिय है? इसीलिए लगता है कि सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का नहीं लगता, कुछ और है। इसी स्वतंत्रता के नाम पर चुनाव आयुक्त के चयन की कमेटी से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाले सरकारी पक्ष कहां चले गए? तब क्यों नहीं कहा कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, चीफ जस्टिस के रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी? जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला काफी घुमावदार लगता है। वे निर्दोष हैं या दोषी हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और आगे की जांच से फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तबादला करके फिर से इस बहस को छेड़ दिया। फिर से जनता सारे सवालों को लेकर चौराहे पर आ खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके, आपसे मिस ना हो। और आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।